दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कल स्टॉक के अंदर गिरावट थी। वैसे सुजलॉन की बात नहीं है, बाजार में सभी जगह पे गिरावट का माहौल है। पिछले लगभग महीने डेढ़ महीने से बाजार काफ़ी नीचे आ गया है। तो बाजार की जो सिनेरियो है वो अप डाउन का जारी रहता है। बाजार नीचे जाता है, फिर वहाँ से तेज़ी से एक संभावना पॉजिटिव बनती है, फिर ऊपर आता है। तो ऐसे में अब सुजलॉन एनर्जी जो अपने कारोबार के दम पे ही स्टॉक आगे बढ़ेगा। कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है और अब क्वार्टर थ्री आने वाला है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे और सुजलॉन को लेकर और पूरे के पूरे सेक्टर को लेकर एक अच्छी गुड न्यूज़ है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि क्लोजिंग 63.24 पर थी। 1.69% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 64.75 का हाई बना था और ये जो प्राइस आप देख सकते हो ये गुरुवार के मुकाबले ज़्यादा थी। यानी ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में स्टॉक दबाव में ही रहा, कुछ संभावना पॉजिटिव बनी थी लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया। बाजार में माहौल ही ऑलरेडी बिकवाली का था और लगभग सभी मिड कैप हो स्मॉल कैप में उसमें गिरावट थी। बाजार भले ही आपको थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग देता वो दिखाई दे, लेकिन वो तेज़ी सिर्फ लार्ज कैप में थी। वैसे भी इस समय एफआई का पार्टिसिपेशन बाजार में नहीं है। एफआई बाजार से लगातार बिकवाली करके निकल रहे, उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली कर ली है। अभी समय देख सकते हो कि वो इस समय पूरे के पूरे दिसंबर महीने बिकवाल बने हुए इंडिया के बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है और एफआई का काफ़ी बड़ा निवेश सुजलॉन एनर्जी में भी है। ऐसे में असर तो देखने को मिलेगा ही। वैसे आप देखें तो स्टॉक इस महीने की शुरुआत में लगभग 68 के आसपास था 5 दिसंबर को, और उसके बाद आप देख सकते हो कि 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगातार गिरावट हुई 12 दिसंबर तक, जिसकी वजह से 65 पर आ गया स्टॉक। उसके बाद 3 दिन इसने तेज़ी बताई। नतीजा ये रहा कि 17 दिसंबर को 69 के आसपास वापस आ गया। उसके बाद लगातार फिर 4 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई और नतीजन 23 दिसंबर को स्टॉक फिर से 63 के रेंज में आ गया। उसके बाद आप देखें तो एक दिन की तेज़ी और फिर लगातार गिरावट का माहौल, तो स्टॉक नीचे ज़रूर आया। वैसे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी नीचे भी था। 14 नवंबर को स्टॉक 54 के आसपास था, तो वहाँ से तो इसने बेहतर किया ही। आप देखें 54 से लगभग 70 के आसपास पहुँचा है, तो कुल मिला के निचला लेवल दिखा है। वहाँ से इसने एक बाउंस बैक भी दिया। अब आने वाले समय में कुछ बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब आप देख सकते हो ये जो 2024 का जो साल था वह एक लैंडमार्क ईयर साबित हुआ है ग्रीन एनर्जी के लिए। रिकॉर्ड रिन्यूएबल एनर्जी इस समय ऐड होती हुई दिखाई दी है। इसके पीछे सरकार की तरफ से जो लाई गई पॉलिसी है उसका फ़ायदा देखने को मिला। तो लगातार आप देख सकते हो कि बहुत सारे नए निवेशक आ रहे हैं जो निवेश करें सेक्टर में, और सरकार की जो कंपनियां हैं, जो पीएसयू कंपनियां, वो भी बहुत सारे नए टेंडर जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह भी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हमारी जो आ रही कैपेसिटी और 200 गीगावाट को क्रॉस कर चुके हैं। टारगेट 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का है, जिससे अभी 300 गीगावाट दूर है। और देख सकते हो 30 नवंबर के हिसाब से 213.7 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें 97.17 गीगावाट का सोलर पावर का योगदान है और 47.96 गीगावाट विंड पावर का यहाँ पे आपको योगदान देखने को मिलेगा। 11.34 गीगावाट बायो पावर है और 5.08 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर का है और 46.97 गीगावाट लार्ज हाइड्रो पावर के माध्यम से और 8.18 गीगावाट न्यूक्लियर पावर के माध्यम से ये एनर्जी इंस्टॉल हुई है। इंडिया की टोटल एनर्जी कैपेसिटी देखें तो 30 नवंबर के हिसाब से 456.76 गीगावाट है, जिसमें 243.06 गीगावाट का थर्मल पावर प्लांट का योगदान है और 8.18 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान है। यहाँ पे इस समय रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान अगर देखें तो 45% के आसपास है टोटल जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें। तो देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 13.5 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई थी, जबकि 2024 में अगर आप देखें तो यहाँ पे 24 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी ऐड हुई है, जो काफ़ी शानदार है।
और यहाँ पे सरकार ने पीएम हर घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दी है, यानी घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए, जिसमें सरकार की तरफ से यहाँ पे 75,000 रुपीज़ की सब्सिडीज प्रदान की जा रही है। और यहाँ पे करीब 7.10 लाख घरों के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो चुका है और करीब 1 करोड़ घरों के ऊपर इस तरह से सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पावर की बात करें तो 193.50 बिलियन यूनिट था 2013-14 में मोदी सरकार बनने के पहले, और उसके बाद अब देखें तो इस समय 359.89 बिलियन यूनिट तक पहुँच चुका है। यहाँ पे फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो यहाँ पे 47 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर्स जारी किए गए। लगातार बहुत सारे नए टेंडर अब आ रहे, जितनी सरकारी पीएसयू कंपनियाँ वो लगातार टेंडर ला रही है और बिडिंग प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 27 गीगावाट के ही जो टारगेट अपडेट टेंडर्स है वो फर्स्ट 8 महीने में आ चुके हैं। इसके साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन हो रहे हैं, जिससे जो बिजली का निर्माण हो रहा है उसको आगे सप्लाई किया जा सके, उसकी भी पूरी व्यवस्था हो रही है। वो काफ़ी सारा निवेश वर्ल्ड बैंक से, दूसरी और बैंकों से और प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से बाजार में आ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन भी लागू किया है और इसके माध्यम से देखें तो यह तेज़ी से इस इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है, जो देख सकते हो कि इस समय फाइनेंशियल 2025 तक 29.91% के आसपास है, जिसको 2030 तक के लिए 43.33% का टारगेट सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कि इकरा रेटिंग के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गिरीश कुमार कदम, उनका कहना है कि आरपीओ की वजह से देख सकते हो कि काफ़ी बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिससे कंपनियों को इस समय जो भी बिजली का निर्माण है उसको वापस कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वहाँ पे सप्लाई किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार ने लॉन्च कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि जितने भी सोलर और विंड के माध्यम से बिजली निर्माण होती है उसको पावर में से पानी से गुजार के उसको बिजली को ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है। और ये आने वाले इसमें सीमेंट इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, उसके लिए बिजली का उत्पादन करेगी और उनको वो फ्यूल प्रोवाइड करेगी, जिसके माध्यम से जो जो पॉल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। सरकार आने वाले समय में इसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। इंडिया के अलग अलग देशों में ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया बना के इसको बाहर देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। यह देख सकते कि बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो कि कृषि रेटिंग की तरफ से देखें तो शेहुल भट्ट जो उनके डायरेक्टर है, उनका कहना है कि जो एनालिस्टों का अंदाजा है कि फाइनेंशियल 2026 तक 22 से 23 गीगावाट सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी और 3 से 4 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी, जो टेंडर प्रक्रिया में इस समय दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो पूरे होंगे। सुजलोन की बात करें, इनके पास बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लीट करेगी, जिसमें 1166 मेगावाट का एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बड़ा टेंडर इन्होंने जीता है। और ये देख सकते हो कि इस टेंडर के माध्यम से इन्होंने अपनी 5 गीगावाट के ऑर्डर बुक को कंप्लीट किया है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इंडिया का ये सबसे बड़ा विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 81.9 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए सुजलोन का देखें तो यहाँ पे एक कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है 3 मेगावाट सीरीज का, जो आने वाले समय 26 विंड टर्बाइन इनको मध्य प्रदेश में लगाने। इसके अलावा 402 मेगावाट का जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको प्रोजेक्ट मिला है 3 मेगावाट सीरीज का, और 72.45 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको एक और अलग से मिला है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलोन के लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी है। इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2024 तक 47.36 गीगावाट की विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है, और देख सकते हो कि पूरे दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो इसमें तमिलनाडु सबसे आगे निकला है। कुल मिला के अब एक अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।